फरवरी 2026, तेहरान, ईरान। सुबह का वक्त था। छोटी बच्चियां अपने नए स्कूल बैग्स पहने हंसती खेलती स्कूल जा रही थीं। माएँ दरवाजे पर खड़ी उन्हें हाथ हिला रही थीं। और फिर आसमान से मौत बरसी, बगैर किसी वार्निंग के। चीखो पुकार मची और इससे पहले कि कोई संभल पाता, दूसरा मिसाइल गिरा। 27 दिनों में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। आज हम उसी निज़ाम की बात करेंगे जो ऐसी तबाही की इजाज़त देता है, और एक ऐसे मुतबादिल खाके को देखेंगे जो इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए पेश किया जा रहा है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये हमारी तल्ख हकीकत है। गजा की वो छोटी बच्ची याद है? जो अपने शहीद खानदान की लाशों के बीच घंटों फोन पर मदद के लिए पुकारती रही, मैं डर रही हूँ, मुझे आकर ले जाओ। दुनिया सुनती रही लेकिन कोई नहीं आया। तेहरान में बिखरी हुई किताबें और खून, या गजा में एक बच्ची की तन्हा चीखें, ये सब एक ही कहानी सुनाती हैं कि हमारा आलमी निज़ाम टूट चुका है और उसकी कीमत मासूम जानें अदा कर रही हैं। तो आखिर असल मसला है क्या? मसला सिर्फ ये जंगें नहीं हैं। मसला तो उस सिस्टम में है, उस निज़ाम में है जो इन सब की इजाज़त देता है। एक ऐसा निज़ाम जो अमीर और गरीब में फ़र्क को बढ़ाता चला जा रहा है, जहाँ एक तरफ लोग तेल की दौलत का मजाक उड़ाते हैं और दूसरी तरफ बच्चे भूख से मरते हैं। एक ऐसा निज़ाम जो करप्शन को पालता है और इंसाफ का गला घोंट देता है। यही वो बीमारी है जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और यही सवाल आज सबसे अहम है। जब इंसान के बनाए हुए सारे निज़ाम फेल हो चुके हैं, तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसे हमने नज़रअंदाज कर दिया? क्या तारीख में कोई ऐसी हिकमत छुपी है जिसे आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर एक ऐसा निज़ाम बनाया जा सकता है जो वाकई इंसाफ पर मबनी हो? तो चलें पहले इस जहर की तशखीस करते हैं जो हमारी रगों में दौड़ रहा है। ये समझने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा आलमी निज़ाम की नाकामी की जड़ें आखिर कहाँ तक फैली हुई हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, ये हमारी दुनिया की सच्ची तस्वीर है। जब हम लामुतनाही जंगों की बात करते हैं तो इसका मतलब है तेहरान और गजा की गलियों में बिखरी लाशें। जब हम आलमी गवर्नेंस का ताहत्तुल कहते हैं तो ये उन ताकतवर मुल्कों का वीटो है जो पूरी दुनिया की आवाज़ को खामोश करा देता है। ये अलामतें एक बहुत गहरे मर्ज की तरफ इशारा कर रही हैं कि जिस निज़ाम पर हम भरोसा कर रहे हैं वो खुद बीमार है। ज़रा इस स्लाइड पर नज़र डालें। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये नाइंसाफ़ी की पूरी कहानी बयान कर रहे हैं। एक तरफ चंद हज़ार लोग दुनिया की आधी से ज़्यादा दौलत पर काबिज़ हैं, और दूसरी तरफ अरबों इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए तरस रहे हैं। ये माशी आदादो शुमार नहीं, ये इंसानियत के चेहरे पर एक तमाचा है। यही वो अदम मसावात है जो झगड़ों और जंगों को जन्म देती है। और ज़रा हमारी तरजीहात तो देखें, 2.4 ट्रिलियन डॉलर, ये इतनी बड़ी रकम एक दूसरे को मारने वाले हथियारों पर खर्च की गई। ज़रा सोचें, अगर यही पैसा भूख, बीमारी और जहालत को मिटाने पर खर्च होता तो ये दुनिया कैसी होती? ये इस बात का खुला सबूत है कि मौजूदा निज़ाम ज़िंदगी को नहीं, मौत को तरजीह देता है। और ये है इस निज़ाम का सबसे बड़ा तमाशा, अक़वामे मुत्तहिदा, जहाँ 193 ममालिक चीख चीख के कहते हैं जंग बंद करो, और एक मुल्क हाथ उठाकर कहता है वीटो, और बस सब खत्म। पूरी इंसानियत की आवाज़ एक मुल्क के मफाद के सामने बेबस हो जाती है। ये कैसी जमहूरियत है भाई? ये कैसा इंसाफ है? ये ताकतवर का निज़ाम है, इंसाफ का नहीं। तो ठीक है, मसला तो हमने अच्छी तरह समझ लिया। अब हल की तरफ बढ़ते हैं, और इसके लिए हमें तारीख में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, एक ऐसे मॉडल की तरफ जो शायद आज के मसाइल का जवाब दे सकता है। सवाल ये है कि जब इंसान अपने बनाए हुए निज़ामों में बुरी तरह नाकाम हो गया तो क्या कोई और ऑप्शन है? देखें, जब कोई कंपनी गाड़ी बनाती है ना, तो साथ एक यूज़र मैनुअल भी देती है ताकि गाड़ी ठीक से चले। तो क्या कायनात और इंसान को बनाने वाले ने कोई मैनुअल नहीं दिया होगा कि इंसानी माशरा कैसे चलना चाहिए? तारीख हमें एक ज़बरदस्त मिसाल देती है। 7वीं सदी में मदीना में कायम होने वाली रियासत, उसका मरकज़ थी मस्जिद नबी। लेकिन ठहरे, ये सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी, ये एक मुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम का हेडक्वार्टर था। एक ऐसा मॉडल जहां रियासत के तमाम सुतून, हुकूमत, तालीम, समाजी बहबूद और इंसाफ एक ही छत के नीचे एक ही उसूल पर चलते थे। ज़रा इसकी वुस्सत देखें, ये एक पार्लियामेंट थी
جہاں فیصلے سب کے مشورے سے ہوتے تھے، کسی ایک کی آمریت سے نہیں۔ یہ ایک یونیورسٹی تھی جہاں علم سب کے لیے عام تھا۔ یہ ایک فلاحی مرکز تھا جہاں ہر ضرورت مند کا خیال رکھا جاتا تھا، اور یہ ایک ایسی عدالت تھی جہاں خلیفہ اور ایک عام شہری قانون کے سامنے بالکل برابر تھے۔ یہ ایک جڑا ہوا نظام تھا جو پورے معاشرے کو ایک ساتھ لے کر چلتا تھا۔ اب یہاں اصل بات اس ماڈل کی عمارت کو کاپی کرنا نہیں، بلکہ اس کی بنیاد کو، اس کی روح کو سمجھنا ہے۔ اور وہ بنیاد کیا تھی؟ ایک مضبوط اخلاقی اور روحانی مرکز، فیصلہ سازی میں ہر ایک کی شمولیت تاکہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، اور سماجی انصاف جو صرف عدالتوں تک محدود نہ ہو بلکہ معیشت، معاشرت اور حکومت کے ہر پہلو میں نظر آئے۔ یہی وہ یونیورسل اصول ہیں جن کی آج کی دنیا کو سخت ضرورت ہے۔ تو اب ہم آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ ان پرانے لازوال اصولوں کو 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ کر مستقبل کے لیے کیا حل نکلتا ہے۔ یہ جو خاکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سمجھیں اس پورے آئیڈیا کا خلاصہ ہے۔ یہ دکھا رہا ہے کہ کیسے مدینہ کے ماڈل کے بنیادی اصولوں جیسے مشاورت، انصاف اور فلاح کو لے کر ایک جدید یونٹی ہب کا ڈھانچہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ماضی کی حکمت اور مستقبل کی ٹیکنالوجی کا زبردست امتزاج ہے۔ یہاں موازنہ بالکل صاف ہے۔ ایک طرف ہمارا آج کا سسٹم ہے جو چند طاقتور مراکز سے چلتا ہے، جس میں شفافیت نہیں ہے اور جو صرف خاص مفادات کا تحفظ کرتا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسے نظام کا تصور ہے جو غیر مرکزی ہو، یعنی جس میں طاقت عوام کے پاس ہو، جو مکمل طور پر شفاف ہو اور جو پوری انسانیت کی اجتماعی عقل اور بھلائی کے لیے کام کرے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ نیا نظام چلے گا کیسے؟ اس کے آپ کہہ لیں 4 مین پلرز ہیں۔ پہلا، طاقت کو چند ہاتھوں سے نکال کر مقامی کمیونٹیز کو واپس دینا۔ دوسرا، بلاک چین جیسی ٹیکنالوجی کا استعمال تاکہ ہر فیصلہ اور ہر روپیہ شیشے کی طرح صاف ہو اور کوئی کرپشن نہ کر سکے۔ تیسرا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اجتماعی بھلائی کے لیے استعمال کرنا تاکہ ہم مشکل مسائل کے بہترین حل تلاش کر سکیں۔ اور چوتھا، لوگوں کو اس نظام میں اچھا کردار ادا کرنے پر شاباش اور انعام دینا۔ اسے آسان لفظوں میں سمجھنا ہے تو یوں سوچیں، ایک ایسی ڈیجیٹل اقوام متحدہ کا تصور کریں جس میں کوئی ویٹو پاور نہ ہو، جو چند حکومتوں کے بجائے دنیا کے 8 ارب عوام کی نمائندہ ہو۔ ایک ایسا پلیٹ فارم جس کا کنٹرول کسی ایک ملک کے پاس نہ ہو بلکہ اس کی مالک پوری انسانیت ہو، اور اس کے فیصلے سب کی بھلائی کے لیے ہوں۔ آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، کیا ماضی کی روحانی اور اخلاقی بنیادوں کو مستقبل کی طاقتور ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ کر واقعی وہ آخری نظام بنایا جا سکتا ہے جو ہمیں جنگ، ناانصافی اور تباہی کے اس چکر سے نکال کے ایک پرامن اور منصفانہ مستقبل کی طرف لے جائے؟ اس پر سوچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔